मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। यहाँ पे हमने बताया बच्चों कि ये अर्थ है, अर्थ के साथ साथ है वो हमारे पास डेंसर मीडियम होगा, और जैसे जैसे अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे तब वहाँ पे हमारे पास कैसा मीडियम हो जाएगा कि रेयर मीडियम हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि सन है वो एक्चुअल में ओरिजिन से नीचे है। जैसे सन से लाइट रेज आएगी, यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा कि इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस, देयरफॉर इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे जैसे जाके टकराएगी, अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस एंड दिस विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ पे हम कहेंगे कि लाइट रे हमें सीधी दिखाई देगी, देयरफॉर सन की एक्चुअल पोजीशन है वो हमें कहाँ पे दिखाई देगी, अबव द ओरिजिन दिखाई देगी। बट हमने क्या बताया कि एक्चुअल में तो सनराइज हुआ नहीं है, और इस प्रोसेस में एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट पहले हमें सन है वो दिखाई देता है। जब एक्चुअल में सन सेट हो जाता है तब भी हमें सन है वो ओरिजिन से ऊपर दिखाई देता है। ये भी क्या होता है कि भाई 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमोसफियर। और 2 मिनट पहले दिखाई दे रहा है सन और 2 मिनट बाद में दिखाई दे रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो हमारे पास क्या हो जाती है भाई 4 मिनट से बढ़ जाती है। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज्ड बाई 4 मिनट। जितना भी दिन होगा, जैसे मान लो कोई कहते हैं भाई 6 घंटे 20 मिनट है वो हमें सन दिखाई दिया, लेकिन 6 घंटे 20 मिनट तक सन तो दिखाई दिया है, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो एक्चुअल में कितनी थी कि 6 घंटे 16 मिनट के बराबर थी। तो ये किसके कारण होता है भाई, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड ग्लास स्लैब। ये मैंने मान ली कि भाई ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है जो हमारे पास 2 अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है। ये मैंने कह दिया यहाँ एयर है तो मीडियम नंबर 1, ये कोई दूसरा मटेरियल है, दिस इज मीडियम नंबर 2, ये कोई तीसरा मटेरियल है, दिस इज मीडियम नंबर 3, और ये मैंने कह दिया कि ये अगेन हमारे पास मीडियम नंबर 1 है। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ। बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि सनलाइट है वो हमारे पास आई है। जैसे ही सनलाइट इस सरफेस पे टकराई, सॉरी कोई भी लाइट है वो हमारे पास आई है, और ये मैंने मान लिया कि इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल I1। जैसे हम कहेंगे कि भाई ये रिफ्रैक्ट होगी तो हमने कह दिया कि भाई इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इस पाथ के अलोंग चलेगी। ये मैंने मान लिया कि एंगल R1 था। जैसे ही CF सरफेस पे टकराएगी तब मैंने कह दिया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो I2 के बराबर हो गया। अगेन हमने मान लिया कि भाई ये डेंसर मीडियम है, देयरफॉर इट विल अगेन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड में बेंड हो गई। ये एंगल मैंने कह दिया कि R2 है, ED सरफेस के ऊपर टकराएगी, देयरफॉर ये हमने सपोज किया कि दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I3, एंड जैसे ये रिफ्रैक्ट होगी तब हमने कह दिया कि दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3 के बराबर होगा। क्या आप यहाँ से कह सकते हो कि एंगल R1 है वो I2 के बराबर है? मैंने यहाँ से कह दिया कि एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ I2। क्यों बराबर है? देखो बच्चों, यहाँ से मैंने बताया कि ये फेस AB है और ये फेस CF बताया था, और बोलो ये दोनों नॉर्मल है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब नॉर्मल पैरेलल है तो दिस एंगल ई मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर R1 है वो किसके बराबर हो गया, आपके पास एंगल I2 के बराबर हो गया। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल R2 है वो हमारे पास किसके बराबर हो गया, एंगल I3 के बराबर हो गया। इसका भी यूज करेंगे। आगे मैंने बताया कि भाई सबसे पहले हम यूँ कहते हैं कि भाई बाई स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन कौन से फेज से हो रहा है, AB फेज से। AB फेज से हो रहा है तो पहले मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में जा रही है। 1 and 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ
I1 अपॉन साइन ऑफ R1 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर मैंने लिखा 1। नव देखो बच्चों CF सरफेस से भी हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ से मैंने कह दिया कि रिफ्रैक्शन थ्रू फेस CF फेस से जैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो हमने कह दिया कि लाइट रे दूसरे मीडियम से किस में जा रही है, तीसरे मीडियम में। तो लगा दो यहाँ पे बाई स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कहेंगे 2n3 इज इक्वल टू, बोलो किसके बराबर होगा, साइन I2 अपॉन साइन R2 के बराबर होगा। एक बार यहाँ से देखो एंगल I2 था वो किसके बराबर था, R1 के बराबर था, तब मैं इसको लिख सकता हूँ 2n3 इज इक्वल टू साइन ऑफ R1 अपॉन साइन ऑफ R2 के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू साइन R1 अपॉन साइन ऑफ R2 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर कह दिया 3। क्या यहाँ से लाइट रे आई, बोलो ED सरफेस से भी हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन ED सरफेस से भी होगा, तो यहाँ से मैंने कह दिया कि रिफ्रैक्शन थ्रू फेस ED फेस से जैसे रिफ्लेक्शन होता है, तब मैं कहूँगा कि भाई बाई स्नेल्स लॉ लाइट रे तीसरे मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, पहले में, 3n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I3 अपॉन साइन ऑफ R3। और यहाँ से देख के बताओ क्या R2 I3 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I3 की जगह तो मैंने लिख दिया R3। देयरफॉर 3n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ R3 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई भाई 3। 1 नंबर इक्वेशन, 2 नंबर इक्वेशन और 3 नंबर इक्वेशन, तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट हैंड साइड है उसकी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 नंबर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास 1n1 है, 2 में हमारे पास 2n3 है, 3 में हमारे पास 3n1 है। यही है, कर दो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई। देखो ये आया हमारे पास 1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n3 मल्टीप्लाई बाई 3n1 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन ऑफ R1। मल्टीप्लाई करो इसको, देखो ये 2n3 क्या था, साइन I2 अपॉन साइन R2, और इसको सोल्व करने के बाद आया साइन R2 अपॉन साइन R3, तो ये आया साइन ऑफ R1 अपॉन साइन ऑफ R2, और ये आया हमारे पास साइन R2 अपॉन साइन R3 के बराबर आया, साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ R3। बच्चों यहाँ से साइन R1 से साइन R1 कैंसिल आउट हो गया, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल आउट हो गया। ये है मेरे पास 1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n3 मल्टीप्लाई बाई 3n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R3। और हमने जब एक सिंगल स्लैब का केस बताया था, तो सिंगल स्लैब के केस में मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ सिंगल स्लैब एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंट, और ये हमने बताया था बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ आपको कि आल्सो एंगल I1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल R3, और I1 की जगह R3 पुट करोगे तो ये आया 1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n3 मल्टीप्लाई बाई 3n1 इज इक्वल टू हमारे पास आया साइन I1 अपॉन साइन ऑफ I1। साइन I1 से साइन I1 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास भाई ये आया 1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n3 मल्टीप्लाई बाई 3n1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, और मैं कह सकता हूँ 1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3n1 के बराबर आया। यहाँ भी हम कहेंगे
कि भाई हमारे पास जो इंसिडेंट रे है इट बिकम्स पैरेलल टू द एमरजेंट रे ऑफ लाइट। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप रोड पे जाते हो ना बस में, तो आपको आगे दिखाई देगा कहीं ना कहीं पानी सा दिखाई देता है रोड के ऊपर। तो वो भी किसके कारण होता है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। अगर हम बहुत डेजर्ट्स की बात करते हैं तो डेजर्ट्स के अंदर हमारे को क्या दिखाई देता है कि भाई डेजर्ट्स के अंदर हमें दिखाई देता है कि ट्री है वो उल्टा दिखाई देता है। एक्चुअल में तो सीधा होता है, बट हम देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, आपको उल्टा दिखाई देता है। तो ये भी किसके कारण होता है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। उसके बाद हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी आते हैं। प्रिज्म के अंदर कई बार तो हमारे पास हम देखते हैं कि इमेज है वो सीधी बन जाती है, कई बार हमारे पास क्या होती है कि इन्वर्टेड इमेज है वो फॉर्म होती है। दिस इज ऑल ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल और आता है कि जो डायमंड के कटर होते हैं वो भी हमारे पास कट कैसे कर सकता है गिलास को, तो ये भी किसके कारण कर सकता है कि इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ध्यान से देखोगे। ये मैंने मान लिया कि मीडियम नंबर 2 है, ये मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो मेरे पास डेंसर मीडियम है, और ये मीडियम नंबर 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास ये कैसा मीडियम हो गया भाई, आपके पास रेयर मीडियम हो गया। देखो यहाँ पे मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख लिया, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट रे है परपेंडिकुलर जाएगी, ये सीधी चलेगी बिना रिफ्रैक्ट हुए। जब भी नॉर्मल लाइट रे होगी तो ये सीधी चली जाएगी। उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई मान लिया कि एक लाइट रे इस पाथ के अलोंग चली गई, इस पाथ के अलोंग बना लेते हैं, इस पाथ के अलोंग चली गई। यहाँ पे जैसे लाइट रे टकराई, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, देयरफॉर हम कहेंगे कि भाई इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइट रे इस पाथ के अलोंग चलेगी। यहाँ से बहुत सारी लाइट रे जाएंगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई 2 ही लाइट रे जाएं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रे है किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होती है। ये दूसरी लाइट रे आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देखो बढ़ गया, तब हम कहेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। एक लाइट रे और आई हमारे पास यहाँ से, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया, और हमने मान लिया कि ये लाइट रे इस पाथ के अलोंग चली गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का हो गया। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि एक लाइट रे और गई यहाँ से, और जैसे ये लाइट रे गई यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद हम कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे पास इंक्रीज होता है। देन ये कहता है कि वापस मीडियम नंबर 2 में आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस। देखो यहाँ से बच्चों मैंने बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज पास होती हैं, और ये पहली लाइट रे थी तो ये मैंने मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। ये थोड़ी सी आगे जाके टकराएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 माना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 माना है। ये मैंने कह दिया कि I3 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री के बराबर हो गया, और फिर मैंने कह दिया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I4 है, तब हमने कह दिया कि ये टोटली रिफ्लेक्ट हो गई। दैट इज़ हम कहेंगे कि भाई वापस उसी मीडियम के अंदर आ गई। जब ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 के बराबर है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारे पास 90 डिग्री का है, देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने किसका नाम दे दिया भाई, क्रिटिकल एंगल का नाम दे दिया। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल।
दूसरा मैं कहता हूँ कि भाई TIR के लिए हमने बताया कि भाई देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि I4 है ये ग्रेटर देन I3 से है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इनडायरेक्ट कंडीशन लिख सकता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। TIR के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा हमने बताया कि लाइट रे है डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम में जानी चाहिए, रेयर मीडियम में जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखी कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR। जैसे कंडीशन फॉर TIR बताते हैं तो यहाँ पे हमने बताया कि पहली कंडीशन बताई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दूसरा हमने बताया लाइट रे मस्ट passes थ्रू denser medium to rarer medium। डेंसर मीडियम से और कौन से मीडियम में लाइट रे पास करनी चाहिए, रेयर मीडियम में पास करनी चाहिए। तो ये क्रिटिकल एंगल देखो, लिखो इसको, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन denser medium for which angle of refraction in denser medium angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree, relation between refractive index and critical angle। देखो बच्चों, ये मैंने बताया कि भाई ये हमारे पास मीडियम नंबर 2 है, दिस इज मीडियम नंबर 1। हमने यहाँ पे क्या किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट रख रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट रे तो ये सीधी पास हो गई। दूसरा हमने बताया कि भाई ये लाइट रे गई यहाँ पे टकराई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमने मान लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये I के बराबर है, और ये बताया है कि इसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो किसके बराबर बन गया, 90 डिग्री के बराबर बन गया। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो बच्चों मैंने IC के बराबर बताया था। देखो 2 नंबर मीडियम से 1 नंबर मीडियम में लाइट रे जा रही है बाई स्नेल्स लॉ। बताओ क्या लिखूं स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। टू N1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। यहाँ से हमने देखा कि I है वो IC के बराबर है, और जो R है वो किसके बराबर आपके पास है, 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2N1 इज इक्वल टू साइन ऑफ IC अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री। और 2N1 को बच्चों मैं N1 अपॉन N2 लिख सकता हूँ, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 91। और देखो ये रेयर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इज इक्वल टू 1 होगा, और डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इज इक्वल टू किसके बराबर मान लिया मैंने, N के बराबर मान लिया। तब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 1 अपॉन N इज इक्वल टू साइन ऑफ IC, और वी कैन से दैट साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन N के बराबर आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।